हेलो दोस्तों, आपको 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन पार्ट को लेकर आए हैं। इसको आज हम लोग इसमें जो मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज उसको देखेंगे और बहुत आराम से इसको ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको सबसे पहले आप लगा लीजिए। लगाने के बाद फिर इसको मिलाइएगा कि कितना सही हुआ और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा 20 सही हुआ, 10 सही हुआ, 5 सही हुआ। जितना भी सही हो उतना सही कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं किस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है। परावर्तक सतह उसे कहते हैं जिससे प्रकाश टकरा कर चला जाता है। तो कह रहे हैं कि किस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला रहता है, यानी कि आपका इसका फिगर जो है, देखिए परावर्तक सतह ये हो गया, इधर से ऐसे किरण रहता है तो ये प्रकाश इस तरह का जो दर्पण रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ये परावर्तक सतह है जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, इस तरह के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ये। और एक दर्पण इस तरह का होता है, इसका परावर्तक जो सतह है धंसा हुआ है। परावर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ है। तो इस तरह के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या बताइए, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसको परावर्तक सतह जो बाहर निकला है यानी कि उभरा हुआ भी कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान से इसको समझना है। एक क्वेश्चन में आपको 2, 3, 4 तरह का ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम। एक क्वेश्चन में आपको 2, 3, 4 तरह का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मतलब ये एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए इसको। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर मतलब समझ में आ रहा है आपको। साइड मिरर जिसको हम लोग आईना कहते हैं, जो ड्राइवर चलाते हैं तो आईना में देखकर और पीछे के वस्तु को देखते हैं। ड्राइवर चलाते हैं तो ऐसे ताकते हैं ना, आईना में ताकते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो जो आईना है उसी को बोलते हैं साइड मिरर। तो वो साइड मिरर किस दर्पण का होता है, किस दर्पण का होता है, तो वो जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। किस तरह का उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा और छोटा। याद कर लीजिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसीलिए जो साइड मिरर है ड्राइवर के बगल में रहता है कि अच्छा से दिखाई दे सब चीज़, छोटा दिखाई दे लेकिन सब चीज़ बढ़िया से दिखाई दे। तो याद कर लेना है, इसमें क्या याद करना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। आखिर क्यों उत्तल दर्पण रहता है, तो ड्राइवर के जो बगल में आगे में जो आईना रहता है पीछे की गाड़ी को देखने के लिए वो साफ साफ दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे। इसीलिए वो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब आगे देखा जाए, चिकित्सा क्षेत्र में, किसमें, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। तो चिकित्सा क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। कभी कभी बोल देता है कि रोगियों के दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो यही होगा अवतल दर्पण, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में है। तो हम बोले हैं कि एक क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से विभिन्न तरह का आंसर दिया जाएगा। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा, अलग अलग आंसर मिलता रहेगा और इसको बताएंगे अलग तरीके से भी। तो चिकित्सा क्षेत्र में दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछता है कि दांत के डॉक्टर जो होते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों को दांत को देखने के लिए, तो वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। फिर इससे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट में क्या,
गाड़ी के हेडलाइट में, इसको याद कीजिए, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण का? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे जान गए, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों को दांत को, कान को, गला को भी चेक करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और फिर अभी जान गए चिकित्सा क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको समझिए। आगे देखते हैं, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? देखिए, दर्पण आपका ये अवतल दर्पण हो गया है, इस अवतल दर्पण की लंबाई या आपका उत्तल दर्पण हो गया, इस उत्तल दर्पण के लंबाई जो होता है, लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई को क्या कहते हैं? ये दर्पण है ना, ये दर्पण की लंबाई को यहाँ से आपने लेकर यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं? तो उसको द्वारक कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है ना, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पर कि उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? सीधा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, सीधा और छोटा। कैसा बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब? सीधा और छोटा बनता है, तब जाकर दूर की वस्तु को वो आसानी से अच्छी तरीके से देख लेता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखा जाए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, अवतल दर्पण में अब आ गया कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हम बताएं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दूर की वस्तु को वो स्पष्ट दिखाई दे देता है। और आपका अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? बड़ा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और छोटा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? सबसे पहले देखिए, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक होता है। काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। काल्पनिक को क्या कहा जाता है? आभासी भी कहा जाता है। तो प्रतिबिंब जो है दो तरह का बनता है। तो इसमें कह रहे हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर कहेगा कि कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। इसमें ऑप्शन दिया है सीधा, उल्टा, दोनों। दोनों मतलब सीधा और उल्टा दोनों। ठीक है, NOT मतलब नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्वेश्चन में आ जाता कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो बनता है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। याद कर लीजिए, अगर वास्तविक दे देता तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, बढ़िया से इसको याद कर लेना है, एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आप वीडियो को, अगर हमको तो लग रहा है कि आप बढ़िया से अगर 1 बार देख लेते हैं तो वीडियो पूरा बढ़िया से दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो आपको अगर देखना है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, तो हम लोग जाने कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव, देखिए इस तरह का ये आपको हम बना दिए, यह अवतल हो गया दर्पण। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं P, और इसको मानकर चलिए C बोलते हैं, और ये आपका F है। तो कह रहा है कि वह रेखा, कौन रेखा? इस रेखा के बारे में बात किया जा रहा है, इस रेखा के बारे में बात किया जा रहा है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र कौन सा है? C है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। बोलिए एक बार फिर से, C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, P को क्या बोलते हैं? ध्रुव। P को क्या बोलते हैं? ध्रुव।
ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो जाता है इस रेखा को क्या कहते हैं? पी और सी से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में दिया है प्रधान अक्ष, वक्र अक्ष, समानांतर अक्ष, नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का दूसरा नाम होता है मुख्य अक्ष। बताइए प्रधान अक्ष का दूसरा नाम क्या है? मुख्य अक्ष। इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं इसको, और मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? वे किरण पुंज जो एक बिंदु से होकर निकलती है। जैसे देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से जो किरण निकलता है और निकलकर फैलता है इसको क्या कहते हैं? एक बिंदु से जो किरण निकल रहा है इसको क्या कहते हैं? देखिए एक बिंदु से जो किरण निकलकर चारों तरफ फैलता है, विभिन्न दिशाओं में फैलता है, एक बिंदु से किरण निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में है समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सभी। तो उसको तो हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। बोलिए क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ये एक बिंदु से जो विभिन्न दिशाओं में जाता है उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो जाता कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरण एक बिंदु पर मिलता है, ठीक है, ऐसे आ जाता कि विभिन्न दिशाओं से किरण एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस तरह को विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिलने वाली किरण को कहते हैं अभिसारी। बताइए उसको क्या कहते हैं? अभिसारी। और कहता है कि समानांतर किरण पुंज को क्या कहते हैं? तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए तीनों के बारे में बता दिया आपको। ये आपका हो गया अपसारी, जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाता है, और जो विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलता है तो अभिसारी, और जो समांतर किरण रेखा जो समान जाता है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ जान गए। ठीक है, तो ध्यान से इसी तरह इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे मतलब लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक है, आप सभी लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन 2 नियम होते हैं? देखिए फर्स्ट नियम होता है कि एक समतल दर्पण अगर है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आप लोग पढ़े हैं ना, आई जो कोण है बराबर है कोण आर का। एक नियम ये होता है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, तो यही 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो ये जो है 2 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो यही 2 नियम होते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए इसमें भी समझिए, इसमें भी हम 3 बताते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगा, वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा। जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर रहेगा तो बताइए, जब फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। एक और होता है, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता ही केंद्र पर बनता है। 3 चीज याद कीजिए इस पर कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। बताइए कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जब अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। और जब कहेगा कि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र ही पर बनेगा। 3 चीज, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर रहेगा तो अनंत पर,
और वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बोलिए क्लियर, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए इसमें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार यहाँ पर वक्रता केंद्र, ठीक है, सी, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के मध्य में जो बिंदु होता है उसके क्या कहते हैं, एफ अर्थात फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। दर्पण से क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान देना इसको, मिलती है उसे क्या कहते हैं। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इसी को ध्यान देना है, मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो जब मिलती है तो क्या कहते हैं ना, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या दोनों, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब मिलती हुई कहेगा तो यहाँ पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर कहेगा मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती हुई यहाँ पर लिख देता प्रतीत होती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसमें हो जाता आपका क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलिए समझ में बात आ रहा है कि नहीं, समझ में बात आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर कहता किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या कहता मिलती हुई मालूम चलती है या मालूम पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो काल्पनिक कहते हैं। लेकिन कह रहे मिलती है तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यहां पर देखिए अवतल दर्पण कहेगा, अवतल दर्पण कहेगा, फोकस दूरी कहेगा, तो उसका ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर यहाँ पर उत्तल लिख देता तो, अगर उत्तल दर्पण लिख देता तो, उत्तल दर्पण लिख देता तो, उत्तल दर्पण लिखता तो धनात्मक। अवतल दर्पण लिखा इसीलिए आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल दर्पण लिख देता तो क्या होता है, धनात्मक होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ और अलग सीखते जा रहे हैं कि नहीं, कुछ अलग सीखते जा रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस या नो, ठीक है। देखा जाए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, लिखा है अदीप्त प्रदीप्त दोनों, यानी कि अदीप्त और प्रदीप्त दोनों, या नॉट मतलब नॉन अदीप्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रदीप्त, यानी कि जो अपने में से प्रकाश होता है। जैसे देखिए सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु है, सूर्य दुनिया का विशाल का, शून्य जो है ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा प्रतिदीप्त वस्तु है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रकाश देता है, ठीक है। और अदीप्त, अदीप्त वस्तु मतलब जिसमें प्रकाश ना निकलता हो, ठीक है, जिसमें प्रकाश ना निकले, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो कहलाता है अदीप्त, ठीक है। तो ये भी जान गया, अदीप्त मतलब जिसमें अपना प्रकाश ना हो, अदीप्त, और जिसमें अपना प्रकाश हो, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त। अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो है, जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन में है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो वो है प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ जो है तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है।
और अनुदैर्घ्य जो आता है ध्वनि के लिए आता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि आवाज, जैसे हम बोल रहे हैं ना, मेरा आवाज, ठीक है, तो ध्वनि जो आता है वो अनुदैर्घ्य आता है। ध्वनि क्या आता है? ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य, और प्रकाश जो है क्या? अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर प्रकाश का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे तो वीवीआई हम सब पढ़ा ही रहे हैं, वो तो वीवीआई हम निकाल कर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसमें ये बहुत ज्यादा पूछता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का बीच जो संबंध आता है r बराबर 2f। क्या आता है आपका? आता है r बराबर 2f, या फिर हो जाता है f बराबर, या फिर हो जाता है f बराबर r बटा में 2। क्या हो जाता है? r बराबर 2f या f बराबर क्या हो जाता है? r बटा में 2। ये दोनों को याद कर लेना होगा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच जो संबंध है वो क्या है? r बराबर 2f या f बराबर r बटा में 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, तो काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, सभी से। अभी तो हम लोग जाने कि उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बनता है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होता। समतल दर्पण में क्या बनता है? समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर कोई वस्तु 1 फीट का है तो प्रतिबिंब भी एकदम 1 फीट का बनेगा। अब उत्तल दर्पण में अगर कोई वस्तु 1 फीट का है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। लेकिन कह रहे हैं बड़ा प्रतिबिंब किसका बनेगा? तो आप तो समझ ही गए होंगे। अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो है क्या बनता है? बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? मतलब फोकस दूरी यानी कि एफ निकालना है। एफ को क्या करना है? निकालना है। वाट? जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया है, आर दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं, बताइए क्या सूत्र पढ़े हैं? देखिए सूत्र पढ़े हैं ये, आर बराबर 2f और एफ बराबर आर बटा में 2। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच ये ना संबंध पढ़े हैं, तो इसमें निकालना क्या है? एफ। एफ वाला सूत्र लिख दीजिए, एफ बराबर आर बटा में 2। क्या लिख देंगे? एफ बराबर आर बटा में 2। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आर का वैल्यू दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितना दिया है? 32। अब बटा में क्या है? 2। 2 को 32 से कटा दीजिए, कितना बार में? 16 बार में, यानी कि प्लस पॉजिटिव 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो आप हमारे वीडियो को देखें अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्द लाइक कीजिए, ठीक है, और लाइक करने के लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद। और हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। धन्यवाद।